Hello student, welcome to your new lecture of building materials. In the previous session, we have seen some important building stones which are constructed or which are produced in India. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंडिया में कौन कौन से पत्थर जो है वो बनाए जाते हैं या फिर उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, उसमें से हमने ग्रेनाइट देखा था, फिर अलग अलग टाइप के इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स देखे थे. तो वही टॉपिक को आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ. मैं ये आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हमने एक रॉक्स और स्टोन करके चैप्टर चालू किया था. यूनिट नंबर 3 जो था वो आपका हमने चालू किया था, और उस यूनिट में मैंने आपको समझाया था कि रॉक्स किसे बोलते हैं, स्टोन किसे बोलते हैं. फिर पूरा रॉक्स का क्लासिफिकेशन हमने दिखा था कि वो जियोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल बेसिस पे डिवाइड होते हैं, यानी कि क्लासिफाइड होते हैं. फिर उसमें से मेन 3 जो रॉक है जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमने देखा था उसका क्लासिफिकेशन. उसमें हमने देखा था आइजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. एंड देन आफ्टर वी हैव सिन आइजीनियस रॉक्स के टाइप्स क्या होते हैं वो हमने देखे थे कि आइजीनियस रॉक्स को किस टाइप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्लूटोनिक, वॉल्केनिक एंड हाइपोबसाइल रॉक्स. आफ्टर दैट वी हैव सीन सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. उसके बाद फिजिकल भी हमने देखा था. केमिकल में सिलेसियस, आर्गिलिसियस एंड कैलकेरियस रॉक्स होते हैं, और फिजिकल टाइप से हम देखने जाए तो स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और उस तरह के फॉलिएटेड रॉक्स होते हैं. तो ये सब रॉक्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का स्टोन प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो वो स्टोन हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. फिर हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स भी देखा था, यानी कि कोई भी अच्छा पत्थर हो तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल है कि नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि जो पत्थर होता है वो मजबूत होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है और ड्यूरेबल होता है. ओके, तो ये सब तो हमने देखा था लास्ट सेशन में. फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत ग्रेनाइट है वो देखा था. फिर अलग अलग टाइप के इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स देखे थे. तो आज ये लेक्चर में हम वही थियोरी कंटिन्यू करने वाले हैं, गुड और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन इन इंडिया. तो उसमें हम बेसाल्ट और ट्रैप से चालू करते हैं. तो बेसाल्ट और ट्रैप जो है, देखो मैंने एक थियोरी ये कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको समझाया था कि ये थियोरी में से जीटीयू में से कोई ना कोई आपको पूछते रहते हैं कि कौन सा पत्थर है उसकी शॉर्ट नोट लिखो, ये पत्थर है उसकी शॉर्ट नोट लिखो, ये स्टोन है उसकी शॉर्ट नोट लिखो. ओके, तो उसमें बेसाल्ट और ट्रैप जो था, यानी कि वो थियोरी में हम क्या करते हैं कि कोई भी पत्थर हो सबसे पहले उसका पेरेंट रॉक लिखते हैं, यानी कि वो आइजीनियस फॉर्म में से है, सेडिमेंट्री रॉक्स में से है या मेटामॉर्फिक रॉक में से. ओके, फिर उसका कलर हम लिखते हैं. अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो फ्रेंड्स तो आप कर सकते हो. सबसे पहले आपको पेरेंट रॉक लिखना है कोई भी पत्थर का, उसके बाद उसका कलर लिखना है, उसके बाद उसके कंपोजिशन में अगर कोई केमिकल कंपोजिशन हो तो वो लिखना है. फिर जो लिखना है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो पत्थर की, फिर उसकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे बोलते हैं वो लिख सकते हैं हम. उसके बाद उसके यूजेस लिखने हैं, और लास्ट में सोर्सेज इन इंडिया लिखना है. ओके, तो ये पैटर्न से आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, तो आपको जो पूरे मार्क है जीडीयू में वो ये थियरी के मिल जाएंगे. ओके, तो बेसाल्ट और ट्रैप की बात कर रहा था मैं. तो बेसाल्ट और ट्रैप जो है वो दो अलग अलग स्टोन्स है, लेकिन उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लगभग यानी कि ज़्यादातर सेम होता है. ओके, तो ये दोनों जो स्टोन्स जो है वो आइजीनियस रॉक्स में से मिलते हैं हमको. उसका रंग जो होता है यानी कि कलर जो होता है वो ग्रे होता है, डार्क होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है और रेडिश टाइप का भी हो सकता है. अब बेसाल्ट का जो कंपोजिशन है उसमें फेल्सपार और आयरन ऑक्साइड हमको मिलता है, यानी बेसाल्ट जो भी स्टोन हो उसमें से हमें फेल्सपार और आयरन ऑक्साइड कंपोजिशन मिलता है. और ट्रैप का हम कंपोजिशन देखें तो उसमें हमें फेल्सपार और आयरन ऑक्साइड की जगह हॉर्न बैंड ब्लेंड मिलता है. ओके, ये दोनों पत्थर में खाली एक ही कंपोजिशन अलग है. देखो, बेसाल्ट में फेल्सपार और आयरन ऑक्साइड है
और ट्रैप में फेल्सपार और हॉर्न ब्लेंड है। ओके, ये दोनों पत्थर जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम सूक्ष्म टाइप का होता है और ग्रेन वाला होता है, यानी ओके फाइन ग्रेन होता है उनका स्ट्रक्चर। तो ये होता है। फिर उसके बाद उसका जो पॉलिशिंग वगैरह है उसे हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन वो एक शिप से दूसरे शिप में जा सकता नहीं है जल्दी से, और उसको अगर हम हैमर से इम्पैक्ट करें तो उसके ऊपर एक मेटल जैसा आवाज़ आता है या मेटल जैसा साउंड वो प्रोड्यूस करता है वो स्टोन। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 150 से 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितना होता है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 होती है। फिर उसका यूज़ हम रोड मेटल में कर सकते हैं, रेलवे में एज अ ब्लास्ट कर सकते हैं, बैलास्ट जो होती है रेलवे लाइन्स में उसके लिए कर सकते हैं, कंक्रीट में एग्रीगेट के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, फिर उसका यूज़ डैम्स में, ब्रिजेस में, फिर रबल मशीनरी जो ओशियन में यूज़ होती है उसमें भी कर सकते हैं। अब सोर्सेज इन इंडिया, अब इंडिया में ये पत्थर के सोर्स जो होते हैं वो मध्य प्रदेश होता है, पश्चिमी घाट इंडिया का है, और बिहार है। ओके, तो ये एक पैटर्न थी जो मैंने आपको दिखाया। बेसाल्ट और ट्रैप हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इसमें भी देखा, लेकिन हमने रिवीजन के तौर पे देखा है। ओके, तो ये जो पैटर्न है वही हमको पकड़ के रखनी है पूरे बिल्डिंग स्टोन में। ओके, अब उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट स्टोन जो है वो है सैंड स्टोन। सैंडस्टोन जो है पहले सबसे पहले उसका पेरेंट रॉक लिख देते हैं हम, तो वो है सेडिमेंट्री रॉक्स में से बना हुआ। जो सैंडस्टोन हमारा है वो सेडिमेंट्री रॉक में से बना हुआ है। ओके, उसमें क्या होता है, सैंडस्टोन नाम इसीलिए रखा है क्योंकि उसमें जो है सिलिका का प्रोपोर्शंस ज़्यादातर होता है। ओके, वो एक स्ट्रेटिफाइड टाइप का जो रॉक्स होता है वो वैसे होता है। देखो, कोई भी आप सेडिमेंट्री रॉक पकड़ लो, वे ऑलवेज जो है स्ट्रेटिफाइड ही होते हैं। ओके, अब उसमें मेन मिनरल जो होती है वो सैंड यानी क्वार्ट्ज होती है। अब ये जो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो एल्यूमिना, लाइम और मैग्नीशियम सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम सिलिकेट के साथ एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। ओके, तो एक तो पहले वो सेडिमेंट्री रॉक है, उसके अंदर सिलिका का प्रमाण ज़्यादा है, वो स्ट्रेटिफाइड है। देखो, कोई भी सेडिमेंट्री रॉक होगा तो वो स्ट्रेटिफाइड ही होगा, अगर कोई आइजीनियस रॉक हुआ तो वो नॉन स्ट्रेटिफाइड रॉक होगा। ओके, ये खास आपको दिमाग में बिठा लेना है। उसमें जो मेन जो मिनरल होती है वो क्वार्ट्ज यानी सैंड होती है। अब वो जो सैंड के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं, तो एल्यूमिना, लाइम और मैग्नीशियम सिलिकेट से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखो, वैसे देखने जाए तो सैंड अगर एक दूसरे से अगर ये पार्टिकल्स चिपके ना हो तो क्या होता है, वो सैंड हम उसे नॉर्मल सैंड बोलते हैं, फिर हम उसको स्टोन नहीं बोल सकते। ओके, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिशियस टाइप का होता है और ग्रेन वाला होता है, ग्रेनी सिलिशियस जैसा होता है। उसका कलर जो होता है वो वाइट होता है, रेड होता है, येलोइश होता है, थोड़ा ब्लूइश टाइप होता है। ओके, तो सैंडस्टोन का ये कलर होता है। उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितनी होती है। उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 टू 2.95 तक होती है। और ये जो स्टोन है वो एशलर मैसनरी के लिए यूज़ होता है। कई बार कोई अगर क्राफ्ट वर्क करना हो तब उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फरसबंदी जिसे बोलते हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये उसके यूजेस है। अब उसके जो मेन जो मॉन्यूमेंट्स है सैंडस्टोन के वो है जो हमारा आगरा का किला है, वो दिल्ली की जुमा मस्जिद है, हमारा जो सन टेम्पल है मोटेरा वो, फिर मोरबी गुजरात के मोरबी में वाघ मंदिर है वो, अहमदाबाद में गुजरात के सीदी सैयद का जो मॉस्क्यू है वो भी यही सैंडस्टोन से बना हुआ है। ओके, और ये जो पत्थर है वो मेनली पोरबंदर से ध्रांगध्रा, हिम्मतनगर, ये देखो ये तीनों जो है वो अपने गुजरात के सिटीज़ है, पोरबंदर, ध्रांगध्रा एंड हिम्मतनगर। उसके बाद जबलपुर, नागपुर, मैसूर और ग्वालियर, इन जगहों से हमें ये पत्थर यानी कि सैंडस्टोन मिल सकता है। ओके, तो ये सैंडस्टोन के मॉन्यूमेंट्स है वो आपको याद रखने हैं, वो आपको मस्ट लिखने हैं
ओके, क्योंकि इसमें मार्किंग का पॉइंट होता है वो, इसकी ऐसे कोई अलग पॉइंट हो उसकी वजह से ही आपका मार्किंग ज़्यादा आ सकता है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद एक और है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री टाइप का ही होता है, और उनकी जो रचना है यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी कि स्तरीय होता है। वो हमें पता है कि कोई भी सेडिमेंट्री रॉक होगा वो स्ट्रेटिफाइड तो होगा ही। ओके, फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपोनेंट होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो मेन कंपोनेंट होता है। ओके, और उसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, ग्रीन होता है, येलोइश टाइप का होता है। ओके, तो ये टाइप का कलर होता है। ये जो पत्थर्स होते हैं यानी कि ये जो स्टोन्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट टाइप होते हैं, उसमें पोरस मटेरियल ज़्यादा होता है। देखो ये सेडिमेंट्री टाइप के रॉक है, इसलिए इसमें ऐसे पोरस यानी कि पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे, और वो कम ड्यूरेबल होते हैं आइजीनियस रॉक के मुकाबले। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आइजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में अलग अलग होगा। अगर कोई आप आइजीनियस रॉक के पत्थर देखो ना, तो वो आपको हार्ड ही मिलेंगे, वो आपको नॉन पोर्स भी मिलेंगे, और वो आपको ड्यूरेबल मिलेंगे। और ये पत्थर है वो उनसे बिल्कुल उल्टे हैं। ये पत्थर सॉफ्ट होते हैं, ये पोरस वाले होते हैं, यानी उसमें जो है होल्स होते हैं उसके मटेरियल में, और जो ये टाइप के पत्थर होते हैं वो लेस ड्यूरेबल होते हैं कंपेयर टू आइजीनियस रॉक्स। ओके, तो ये आपको खास याद रखना है कि अगर आप कोई सेडिमेंट्री रॉक का टाइप लिख रहे हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और आइजीनियस रॉक के हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं आपको। उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितनी होती है। देखो एक ये भी चेंज है, आगे हमने जितने भी आइजीनियस रॉक्स देखे उनकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो वो 100 या उससे ऊपर औसतम रहती है, लेकिन ये जो सेडिमेंट्री टाइप के रॉक्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं, इसलिए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। इसका यूज़ हम लाइम और सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। फिर लाइमस्टोन के स्लैब फ्लोरिंग भी बना सकते हैं हम, और रूफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और रोड के एग्रीगेट बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं लाइमस्टोन का। और ऐसे जो स्टोन्स हैं वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आदि स्टेट्स में से हमको मिल जाते हैं। ओके, इंडिया के राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में से हमें ये पत्थर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद जो आपने देखना है वो है मार्बल, यानी कि आरसपहाड़। जो मार्बल का पत्थर होता है वो इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने इम्पोर्टेंट के पास जो है इम्पोर्टेंट लेबल लगा दिया है, तो स्टूडेंट को ये जो है वो टॉपिक सबसे ज़्यादा रेफ़र करना है। वैसे देखने जाए तो हमने मार्बल लास्ट टाइम भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक टाइप का होता है। देखो वो एक विकृत खड़क में आता है, और ये मेटामॉर्फिक किस में से बनते हैं, तो कि लाइमस्टोन के ऊपर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाए और प्रेशर बढ़ाए तो वो उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है और मार्बल बन जाता है। ओके, तो उसका मेन रॉक क्या हुआ, लाइमस्टोन हुआ। ओके, उसका जो कंपोजिशन है या स्ट्रक्चर जो है वो नॉन पोरस होता है। ओके, क्योंकि उसमें पोरस होते नहीं हैं, और ग्रेनी और थोड़ा सूक्ष्म टाइप का होता है, और ड्यूरेबल एंड स्ट्रेंथ वाइज वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका कंपोजिशन है कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद उनका जो कलर होता है वो वाइट होता है, पिंक होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लैक भी होता है, और येलोइश टाइप में भी मिलता है। उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 to 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 होती है, वो इजीली पॉलिश हो सकते हैं। फिर उसके यूजेस मैंने लिखे हैं, आगरा का ताजमहल, दिल्ली की मोती मस्जिद और दिलवाड़ा के जो जैन देरासर है वो मार्बल के बने हुए हैं। ये थियरी हमने आगे भी देखी हुई थी, तो मैं आपको स्पीडली बता रहा हूँ। ये जो स्टोन्स है वो जयपुर, जोधपुर, अंबाजी, अजमेर, जबलपुर और जैसलमेर से हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद जो आपको आज नई थियरी दिखनी है वो है स्लेट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1-2 बार जीटीयू में आपको क्वेश्चन में आ चुकी है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्लेट जो है वो भी मेटामॉर्फिक टाइप का है।
और वो मेनली सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ होता है। वो हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और नॉन पोरस भी होता है। वो जो स्लेट जो है वो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि स्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर होता है वो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर यानी देखो कि उसके जो ग्रेन होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फाइन होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, अब छोटे छोटे हो गए, उससे क्या होगा कि उसकी मजबूताई बढ़ेगी। जितना फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा उतना वो स्टोन ज़्यादा मजबूत होगा। ओके, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क ब्लूइश टाइप का होता है। ओके, अब मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसे हम थिन शीट्स में अलग कर सकते हैं। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक को, उसका यूज़ ब्लैक बोर्ड, फिर ऊपर जो छत होती है उसमें भी कर सकते हैं कई मकान में। फिर उस स्टेप्स जो बनाते हैं वो भी हम स्लेट्स की मदद से बना सकते हैं। ओके, एक तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी खास देखने लायक है कि वो वाटर एब्सॉर्प्शन नहीं होता, यानी कि वो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है उसकी वो बहुत कम होती है। इसलिए हम स्विमिंग पूल जो बनाते हैं उसकी जो दीवारें है उसमें ये स्टोन लगाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि पानी का जो हमारा जो व्यय होता है वो कम होता है। ओके, ये पत्थर लगाने से। फिर ये फायर रेजिस्टिव भी है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव भी है, इसलिए ये अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट बनाने हैं या तो फिर ऐसे इक्विपमेंट बनाने हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या ट्रांसमिशन करने में यूज़ करने हैं, वो सब यही स्टोन के बनते हैं, यानी स्लेट के बनते हैं। ओके, इसलिए ये थियरी जीटीयू में एक दो बार आपको पूछ ही ली गई है, क्योंकि उसके यूजेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि आपने जितने भी स्टोन देखे होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले इक्विपमेंट में यूज़ नहीं होते हैं। ओनली खाली ये जो पत्थर है, यानी कि ये जो स्टोन है वही यूज़ होता है। ओके, इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपको सोर्सेस लिखे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ओके, अब जीनेसिस और क्वार्ट्ज़ाइट, ये दो थियरी आपको देखनी है। तो जीनेसिस जो है वो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक रूप होता है, यानी कि ग्रेनाइट में से जीनेसिस बनता है। अब वो जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है। देखो, ग्रेनाइट जो है वो तो आइजीनियस रॉक था, यानी वो तो मजबूत होगा, उसकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगी। लेकिन जीनेसिस की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। उसका जो कलर है वो डार्क ब्लूइश, पिंक, ग्रीन और ब्लैक होता है। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 50 से 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। और ये जो जीनेसिस है वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में यूज़ होता नहीं है। ऐसे जो पत्थर है वो पेविंग मटेरियल में, रफ मैसनरी और पिचिंग के लिए खाली यूज़ होता है। ओके, यानी जिन जगहों पर हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है या हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पत्थर नहीं चाहिए होता है, उस जगह पे हम ये जीनेसिस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे हम नाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जी इसमें साइलेंट वर्ड है। ओके, तो नाइस जो है वो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म है। उसका जो कंपोजिशन होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है और वो ग्रेनाइट जितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाइज मजबूत होता नहीं है। उसका जो कलर है वो डार्क ब्लूइश, पिंक, ग्रीन और ब्लैक जैसा होता है। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 50 से 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर जितनी होती है। वो ये जो स्टोन है वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में यूज़ नहीं होते हैं। उनका यूज़ पेविंग के लिए, रफ मैशनरी के लिए और पिचिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और सोर्सेस इसके इंडिया में मद्रास, मैसूर और बिहार होते हैं। ओके, तो अब ये आपका लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्वार्ट्ज़ाइट। तो क्वार्ट्ज़ाइट है वो भी एक मेटामॉर्फिक टाइप का है। उसमें जो मेन मिनरल होता है वो क्वार्ट्ज़ होता है, इसलिए उसका नाम क्वार्ट्ज़ाइट रखा है। लेकिन क्वार्ट्ज़ के अलावा उसमें फेल्सपार और मिका यानी कि अब्रक भी होता है। ओके, उसका जो कलर है वो वाइट होता है, डार्क ब्लूइश होता है और येलोइज भी हो सकता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है और ग्लासी स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्वार्ट्ज़ाइट में हमें ग्लास ऊपर का जो स्टोन के ऊपर का जो पहली परत होती है, यानी कि उसकी फर्स्ट सरफेस जो होती है वो हमें ग्लास जैसे दिखती है क्वार्ट्ज़ाइट की। ओके,
तो ये जो ग्लास जैसा फॉर्म बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वो क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार और मिका की वजह से बनता है। ओके, और उसका जो यूज़ है, हम बिल्डिंग ब्लॉक, रोड मेटल और कंक्रीट में एज ए एग्रीगेट कर सकते हैं, और रेलवे में एज ए ब्लास्ट भी उसका यूज़ कर सकते हैं क्वार्ट्जाइट का। ओके, तो देखो आपने ये सभी पत्थर देखे तो इसमें से आपको सब चीज़ें कॉमन लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं ये सब थियरीज़ को। ओके, तो पहले हमने बेसाल्ट और ट्रैप देखा, फिर उसके बाद सैंडस्टोन देखा, फिर उसके बाद लाइमस्टोन देखा, फिर उसके बाद हमने देखा मार्बल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीटीयू के लिए। ये क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन करके लिखा भी है, आईएमपी फॉर जीटीयू। तो आईएमपी फॉर जीटीयू लिखा है, वो आपको मस्ट करना है। उसके बाद हमने स्लेट देखा, वो भी एक आईएमपी क्वेश्चन था। उसके बाद हमने नाइस और क्वार्ट्जाइट देखे। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी टाइप के आपके जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन हैं वो अब आ चुके हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम और एक नई थियरी के साथ आएंगे बिल्डिंग मटेरियल्स की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल लेक्चर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।